दुनिया खत्म हो रही हो तो क्या हम सिर्फ लाशें से लड़ते हैं या उन कड़वी यादों से भी जो अंदर से हमें ज़ोंबी की तरह धीरे धीरे खा रहे हो। चारों तरफ ज़ोंबी वायरस फैल गया था, हर इंसान मौत के दौर में फंसा हुआ था। फ्रांसिस अपनी वाइफ आयरिस और 2 बेटे के साथ इस शहर में बचे हुए थे। इसका उम्मीद सिर्फ एक ही था, गाँव को ऐसा लग रहा था कि ये वायरस सिर्फ प्रदेश में फैला है, गाँव अभी भी सुरक्षित है। इसी उम्मीद के साथ पुराने वैन में बैठ करके अपने गाँव जा रहे थे। गाँव पहुँचते ही ये सबसे पहले घर जाते हैं जहां इसके माँ बाप रहते थे। फ्रांसिस अपने पिता के कमरे में जाता है। एक दर्दनाक सच इसके सामने आता है, इसे ज़ोंबी ने काटा। ये ज़ोंबी बनने से बेहतर अपने फैमिली को नुकसान पहुंचाता है, इससे बेहतर ये खुद को गोली मार के मर गया। फ्रांसिस जो सुकून के लिए यहाँ आया है, इसका मौत यहाँ इंतजार कर रहा है। पिता के हाथ से घड़ी निकाल करके अपने हाथ में पहनता है और बंदूक लेकर के अपने माँ के कमरे में जाता है। ये देखता है कि इसकी माँ ज़ोंबी बन गई है, इसकी माँ का आधा शरीर कटा हुआ है, उसकी आंखें लाल, वो सॉरी कहती है। ज़ोंबी माँ फ्रांसिस की तरफ रेंगते हुए आ रही थी। आंखों में कोई भी प्यार नहीं था, सिर्फ भूख थी। फ्रांसिस के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय थी। ये अपने हाथों से अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था, बंदूक निकाल करके सीधा गोली मार देता है। बहुत ही दुखी के साथ अपने माँ बाप के सब को ले जाकर के इज्जत से दफन कर देता है और अपने फैमिली के पास आकर के कहता कि अब हमें यहीं रहना होगा, यहाँ कोई भी चीज का कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है, यहाँ पीने के लिए पानी है, राशन है, बाहर हर जगह खतरा है, यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। आयरिस उसके बच्चे बात मान लेते हैं, फिर भी आयरिस के चेहरे पे उदासी था। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रांसिस और आयरिस के बीच कुछ ठीक नहीं है, ये दोनों आपस में बात नहीं करते, मानो इसके बीच कुछ बड़ी लड़ाई हुई हो। फ्रांसिस अपने बेटे को कहता कि चौकीदार से चाबी निकाल करके मुर्गिया को आजाद करने के लिए। उसका पिता डांटता है, कहता कि ये भी डरने का समय नहीं है, समझो कि ये तुम्हारा ट्रेनिंग है, तुम्हारे सामने अगर ज़ोंबी आ जाए तो तुम उससे लड़ना सीख लो। उसका बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चौकीदार के बेल्ट से चाबी निकालने का कोशिश करता है, लेकिन ये नीचे गिर जाता है कि देह पे चौकीदार का डेड बॉडी भी गिर जाता है। डर से चीखता है और बॉडी को अपने बदन पे से हटा करके साइड में बैठ जाता है। इसके चेहरे पे खून लग गया था। जब ये धो रहा था तो आयरिस देख लेती है, जिससे वो आग बबूला हो जाती है। फ्रांसिस से कहती है कि वो अभी बच्चा है, तुम उससे अभी ये सब क्यों करवा रहे हो। फ्रांसिस चिल्ला करके कहता है कि बच्चा, अब इस दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं रहा, अगर इसको जिंदा रहना है तो ये सब सीखना ही पड़ेगा। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से हमेशा नाराज रहता था और छोटे बेटे से बहुत ही प्यार करता था। ये बात आयरिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये रात जल्दी ही खुलने वाला था। दोनों पति पत्नी तहखाने में जाता है। तहखाने में आते ही फ्रांसिस को डर लगने लगता है कि बचपन में इसका डैड बहुत ही पीटा करता था इसको, वो यादें इसके दिमाग में घर कर लिया है। छोटी छोटी गलती के लिए इसको बहुत ही मारते थे और इसी तहखाने में इसको बंद कर देते थे। आज सब कुछ इसके दिमाग में घूम रहा था। कई बार सोते समय इसके दिमाग में वो विजुअल्स आ जाता और डर करके ये उठ जाता कि वाइफ हमेशा इसको शांत करती। उसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए बैठता है। इसका बड़ा बेटा कहता कि हमारे दोस्त ने मैसेज किया था कि बाहर में एक कैंप है जो बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, हम लोग को भी वहाँ चलना चाहिए। फ्रांसिस तुरंत मना कर देता है, कहता कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ खाने का कमी होगा, यहाँ खाने का कमी नहीं है। आयरिस को ये बात अच्छी नहीं लगती। फ्रांसिस अपनी वाइफ के साथ जब सो रहा था तभी इसके सपने में फिर से वही विजुअल्स आता है कि इसके डैड इसको मार रहे हैं, तहखाने में बंद कर दिए हैं। जो ये डर करके उठ जाता है, अपने वाइफ के सीने से लग जाता है। इसकी वाइफ इसको शांत करती है। अगले दिन आयरिस पूरे परिवार के साथ कहती है चलने के लिए। ये जगह सुरक्षित तो है लेकिन हमारे पास खाने पीने का समय कम है, 1 महीने का राशन है, के बाद हम लोग क्या करेंगे। फ्रांसिस का मन नहीं था जाने का, ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ता है। खाने पीने का सामान अपने पूरे फैमिली के साथ पुराने वैन में फ्रांसिस निकल जाते हैं। इसके रास्ते में ब्रिज पड़ता है और वहाँ पे एक बाइक नीचे गिरा हुआ होता है। फ्रांसिस कहता कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आयरिस को यहाँ से निकलना है। वो खुद जाती है, रास्ते से बाइक को हटाती है। वो देखती है कि रास्ते को जंजीर से कोई बंद कर रखा है। बड़ा सा नाइफ लेकर के उस तार पे जोर जोर से मारने लगती है, इस उम्मीद में कि ये टूट जाएगा और यहाँ से ये लोग आगे जाएगा। ये कोशिश करने का बाद भी नहीं टूटता। इसका आवाज सुन करके आसपास का ज़ोंबी एक्टिव हो जाता है। तभी इसके पीछे में एक ज़ोंबी जाग जाता है, इस पे हमला कर देता है। फ्रांसिस तुरंत बंदूक लेकर के बाहर आता है और ज़ोंबी को गोली मार देता है। गोली के आवाज से और भी ज्यादा ज़ोंबी इसके पास आने लगता है। कि फैमिली ज़ोंबी से बचने के लिए गाड़ी में बैठता है। फ्रांसिस फंस जाता है, ज़ोंबियों से सामना करता है और ये एक बम उठा करके सारे ज़ोंबी को उड़ा देता है। इसको यहाँ पे एक दिक्कत हो गई कि इसका वैन भी यहाँ पे खराब हो गया। वहाँ से ये लोग पैदल ही अपने घर आ जाते। अगली सुबह फ्रांसिस अपनी पुराने वैन के पास जाता है, ठीक कर देता, लेकिन अपने वाइफ को नहीं बताता। वहाँ से कुछ सामान लेकर के आता। जब उसकी वाइफ पुरानी वाइन के बारे में पूछती है
है तो वो कहता है कि खराब हो गया, वो सही नहीं हुआ। फ्रांसिस अब ये तय कर लिया है कि अब ये यहीं रहे। चारों तरफ मजबूती से गेट को लॉक करता है, घर में बल्ब लगाता है। फ्रांसिस अपने वाइफ के साथ डांस करने लगता है ताकि सब खुश रहे। रात में फ्रांसिस के दोनों बेटे पुराने तस्वीर देख रहे थे। एक तस्वीर में फ्रांसिस का भाई था। फ्रांसिस के छोटा बेटा अपने भाई से पूछता है, अपने डैड के भाई जैसे दिखते हो। सुन करके बड़े भाई के पैरों तले जमीन घिसक जाता है। ये समझ गया था कि फ्रांसिस इससे इतना नाराज क्यों रहता है, क्योंकि ये फ्रांसिस के भाई का बेटा था। एक दिन फ्रांसिस को एक कुत्ते ने काट लेता है। आयरिस कहता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, कुत्ते में जहर होगा। फ्रांसिस कहता है कि नहीं, उस कुत्ते के गर्दन में पट्टे था जो वो पालतू था। पालतू डॉग जहरीले नहीं होते। फ्रांसिस के भर का बेटा वो कुछ करना चाहता। फ्रांसिस उसको खेत में ले जाकर के एक पुतले पे कहता है गोली मारने के लिए। फ्रांसिस अपने बेटे को कहता है कि तुम मेरे लिए किसी का जान ले सकते हो। उसका बेटा कहता है कि हाँ, जान ले सकता हूँ। आयरिस अपने छोटे बेटे के साथ भी यहाँ पे आ जाती है। आयरिस फ्रांसिस को समझाता कि वो अभी बच्चा, उससे नहीं होगा। फ्रांसिस कहता है कि तुम उस पुतले पे निशाना लगाओ। बेटा एक के एक करके निशाना लगाता है, लेकिन एक भी निशाना नहीं लगता। फ्रांसिस गुस्सा होने लगता है। गुस्से में 4-5 गोली पुतले पे मारता है। गोली उस शीशे को फोड़ देता है, लेकिन इसका आवाज चारों तरफ ज़ॉम्बी ने सुन लिया है। ये लोग अपना जान बचाने के लिए घर के तरफ भागते हैं। उसके पीछे बहुत सारा ज़ॉम्बी लग गया था। सारे ज़ॉम्बी इसके पीछे पीछे घर तक आ पहुंचते हैं। ये लोग घर में जा करके अपने आप को लॉक कर लेते हैं। इससे पहले सारे ज़ॉम्बी घर तोड़ करके अंदर जाता है। वहाँ पे एक कार आकर के रुकता है। अब वो हॉर्न मारता है। सारे ज़ॉम्बी उस कार के तरफ भागता है। कार सारे ज़ॉम्बी को लेकर के दूर चला जाता है और इस तरह से फ्रांस अपने फैमिली के साथ बच जाता है। फ्रांसिस उस कार को पहचान जाता है। ये कार उसके भाई का था। इसका भाई का रिश्ता इसके वाइफ के साथ था। फ्रांसिस अपने भाई के पास गुस्से में जाता है मिलने के लिए, लेकिन उसका भाई उसको शांत कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप को देखने के लिए गया था। फ्रांसिस अपने भाई को कहता है कि माँ बाप कब का मर गए। उसे बंदूक दिखा करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसका भाई एक नक्शा देता है, एक कैंप के बारे में बताता है कि यहाँ सुरक्षित है, तुम अपने फैमिली के साथ जा सकते हो। भी वही जा रहा है। फ्रांसिस गुस्से में वो नक्शे को जलाने लगता है, लेकिन रुक जाता है। सोचता है कि मुसीबत में ये उसका काम आ सकता है और अपने पास रख लेता है। घर पे आकर के अच्छे से लकड़ी लगा देता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर नहीं आए। उसका छोटा बेटा एक ज़ॉम्बी को देख करके डर जाता है। आयरिस उसके पास आती है और समझाती है कि ये कमजोर ज़ॉम्बी है। ये बात आयरिस सुन लेता है। वो ज़ॉम्बी के पास जाता है और सर धड़ से अलग कर देता है। उसका बड़ा बेटा मैप को देख रहा था, तभी फ्रांसिस उस पर गुस्सा हो जाता है। उसे वहाँ से भगा देता है, डांटने लगता है कि इसका दिमाग अब चेंज हो रहा है, इसके अंदर वायरस फैल रहा है। खाना खाने टाइम में उसका बड़ा बेटा बताता है कि डैड के पास मैप है। आयरिस फ्रांसिस से पूछती है क्या सही बात है। फ्रांसिस अपने बेटे को बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ से क्यों जाना चाहती है। ये मेरे भाई के पास जाना चाहती है। ये मेरे भाई के साथ इसका रिश्ता है। तो कुछ महीने पहले ही हमें छोड़ करके चली जाती, लेकिन वायरस के वजह से ये नहीं गई। दोनों बच्चे ये सुन करके हैरान हो जाते हैं। आयरिस से पूछती है कि क्या माँ ये सही बात है, कि माँ चुपचाप हाँ कह देती है। तो वो नक्शा निकाल करके सबके सामने जला देता है। फ्रांसिस सभी को कहता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अभी इसके दरवाजे पे एक सैनिक आता है। वो ज़ॉम्बी नहीं था, वो इंसान था, जख्मी था। फ्रांसिस उसे भगा देता है, लेकिन इसका बड़ा बेटा जबरदस्ती गेट खोल देता है और उसको अंदर ले आता है। ये सैनिक बताता है कैंप पे आज ज़ॉम्बियों का हमला हुआ, इसे एक इंसान ने बचाया है। वो आदमी ने इस घर का पता दिया है, बोला है कि यहाँ मेरा भाई रहता है, यहाँ तुम्हें पनाह मिल जाएगा। फ्रांसिस के भाई के बारे में बात कर रहा था। वो बताता है पता नहीं अब वो जिंदा है भी या नहीं। ज़ॉम्बी ने उसको घेर लिया था। आयरिस ये सुन करके उदास हो जाती है। फ्रांसिस उस सैनिक को तहखाने में बंद कर देता है। आयरिस का बड़ा बेटा कहता है कि फ्रांसिस का मैं अपना बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस फैमिली से बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं बाहर जाकर के मदद लाना चाहता हूँ। अगले दिन फ्रांसिस अपने बड़े बेटे को ढूंढता है। जब वो नहीं मिलता हो, देखता है गेट खुला हुआ, तो समझ जाता कि वो भाग गया। वो पागल हो जाता है, गुस्से में बंदूक उठाता है और सैनिक को मार देता है। आयरिस को बेहोश करके छोटे बेटे के साथ तहखाने में बंद कर देता है। जो कुत्ते ने इसको काटा था उसको मार करके उसका मीट आयरिस और उसके बेटे को दे देता है खाने के लिए। तहखाने में आयरिस अपने बेटा के साथ प्लान बनाता है। उसका बेटा जोर से चिल्लाता है। जैसे ही फ्रांसिस तहखाने में आता है, आयरिस उस पर हमला कर देती है। फ्रांसिस को तहखाने में बंद कर देती है और अपने बेटे के साथ बाहर आ जाती है।
फ्रांसिस को तहखाने में अपने पिता का याद आता है, वो डर से कांपने लगता है। तभी फ्रांसिस का भाई जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया है वो बाहर आ जाता है और आयरिस उसके छोटे बेटे पर हमला करता है। इससे पहले दोनों को काटता फ्रांसिस जल्दी से ताले को तोड़ करके वो बाहर आ जाता है, अपने भाई को जान से मार देता है और अपने फैमिली को बचा लेता है। तभी यहाँ पे एक और दुखद घटना होता है। उसका छोटा बेटा रोते हुए आता है। उसको फ्रांसिस के भाई ज़ॉम्बी बनने के बाद उसको काट लिया था। अब इसके भी शरीर में इन्फेक्शन फैलता से पहले आयरिस एक धारदार हथियार उठाती है, अपने बेटे का हाथ काट के अलग कर देती है। वो फ्रांसिस को वैन लाने के लिए कहती है ताकि ये इसको लेकर के हॉस्पिटल जा सके। भाग करके फ्रांसिस पुरानी वैन लेने के लिए जाता है। तभी इसका बड़ा बेटा एक बंदूक लेकर के आ जाता है। वो अपने पिता को देखता है कि वो पूरे खून से नहाया हुआ, इसे ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया है। वो फ्रांसिस को गोली मार देता है। फ्रांसिस नीचे गिर जाता है, अपने बेटे के गले पर हाथ फहराता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें अपना ही बेटा मानता हूँ, अब मानता था। अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सुन करके उसके बड़े बेटे का गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फ्रांसिस मर चुका था। इसे पता ही नहीं था कि इसका छोटा भाई को बचाने के लिए वैन लेने के लिए गया था। इन्फेक्टेड समझ करके इसका बड़ा बेटा इसको गोली से मार दिया। न ही इसके पिता था, न ही इसके पिता का भाई। अब सारी जिम्मेदारी इसके सर पे आ गया था। क्या ये जंग खत्म हो चुकी है या फिर वो भयानक रात की शुरुआत थी जब पूरी दुनिया में वायरस फैला था? तो ये बेचारी औरत को अब अकेले ही दोनों बच्चे को पालना था। ये तो सिर्फ उसका शुरुआत था, अभी तो इसका असली कहानी और सच्चाई बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें किसकी जीत होगी, अब जुड़े रहिए हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन के साथ। जाने से पहले खौफनाक तरह से इस चैनल हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन को सब्सक्राइब करते जाइएगा। कहीं रात में फ्रांसिस की तरह आपके दिमाग में भी नहीं वो विजुअल्स आए, इसको सपने में आता था। को तो खैर इसका डैड पीटा करता था, लेकिन आपके सपने में क्या आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।